बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 सत्ता के नए केंद्र। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए निकल सकते हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अच्छा, एक चीज और करना कि यहाँ पे आई बटन में कुछ लिंक्स आते हैं, इन्हें जरूर चेक कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे जिसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एक्सप्लेनेशन और सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स को जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अब ये जो आपका चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र, इसमें मुख्यतः 3 टॉपिक है। पहला यूरोपीय संघ, दूसरा टॉपिक है आपका यहाँ पे आसियान, ठीक है, और तीसरा जो टॉपिक है वो है चाइना। तो इन तीनों ही टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यूरोपीय संघ के बारे में 3 है इसमें। एक तो गठन की प्रक्रिया, कमियां और विशेषताएं। तो सबसे पहले यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया समझते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसके पश्चात यूरोप के कई देश बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। मेनली जो वेस्ट यूरोप होता है यानी कि पश्चिमी जो यूरोप होता है ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो इसी को देखते हुए अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना की शुरुआत की गई। क्या थी भाई मार्शल योजना? तो इस अमेरिका की मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई 1948 में। अब ये जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई इसके तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को बहुत ज्यादा आर्थिक मदद मिली। तो याद रखेंगे मार्शल योजना के तहत 1948 में आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना। दूसरा यहाँ पे आता है 1914 यानी कि ठीक अगले ही साल यूरोपीय परिषद। अब परिषद है तो सिंपल सी बात है भाई कि राजनीतिक सहायता विचार विमर्श करने के लिए इसको बनाया गया होगा। जी हाँ, यही था। तीसरा यहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसकी स्थापना की गई। इसका मतलब अर्थव्यवस्था पर किस तरीके के हमें बदलाव करने चाहिए, क्या हमें यहाँ पे और चेंजेस करने होंगे, क्या हम नई चीजों को अपना सकते हैं, रास्ता कैसे होगा, किस व्यवस्था को हमें अपनाना चाहिए। इसी के लिए यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। जब 1991 में सोवियत संघ पूरी तरीके से यहाँ विघटित हो जाता है तब यूरोपीय संघ के जो निर्माण की प्रक्रिया थी वो बहुत तेजी से बढ़ी। और फाइनली 1 नवंबर 1993 को विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 1 नवंबर 1993 को पूरी तरीके से यूरोपीय संगठन जो था वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो ये क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में भी, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी चीजें है। मार्शल योजना भी है, आर्थिक सहयोग संगठन है, यूरोपीय परिषद है, सोवियत संघ के बाद तेजी आई है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, पूरी तरीके से कब बना, इस तरीके से 4-5-6 पॉइंट बन जाते हैं। तो 4 में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी, ठीक है। अब इसके संगठन के बारे में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है यूरोपीय झंडे की विशेषताएं। तो छोटी मोटी विशेषताएं आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यूरोपीय संघ का ये जो झंडा है इसमें आप ये जो सोने के रंग के स्टार देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये घेरा जो यूरोपीय लोगों की एकता को और मेल मिलाप को दिखा रहा है। ये जो आप स्टार का ये जो घेरा देख रहे हो ये क्या दिखा रहा है, ये यूरोपीय देशों की जो जनता है उनकी एकता को दिखा रहा है। उसके बाद इसमें जो 12 सितारे हैं, 12 सितारे ये क्या है, ये वहां की एक ऐसी संख्या है जिसे पूर्ण रूप से पूर्ण माना जाता है, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। सिंपल सी बात है भाई, ये 12 सितारे उनके लिए पारंपरिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये किस चीज को दर्शाते हैं, लोगों की एकता और मेल मिलाप को। सिंपल सा है, ज्यादा आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब समझिए इसकी विशेषताएं, यूरोपीय संघ की विशेषताएं तथा कमियां। पहले विशेषताएं समझेंगे। तो विशेषता पहली तो ये है कि इसे आप कमी भी कह सकते हो, विशेषता भी कह सकते हो, कि इसने अपना एक संविधान बनाने की कोशिश की एक संगठन के रूप में, लेकिन संविधान तो नहीं बना पाया, ये इसकी आप कमी लिख दोगे। विशेषता ये है कि इसके पास अपना खुद का एक झंडा है, खुद का अपना राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है एवं इसकी मुद्रा है। देखो हर एक संगठन के पास अपना एक झंडा होता है, जैसे कि आसियान है, ब्रिक्स है, सभी के पास अपना एक राष्ट्रगान, स्थापना दिवस एवं अपनी एक मुद्रा होती है। तो आसियान जो यूरोपीय संघ है इसके पास भी है, इसके पास अपनी मुद्रा है यूरो। एक संघ के रूप में, जैसे एक संघ होता है तो इस एक संघ के रूप में जो विभिन्न देश इसमें शामिल होते हैं उनकी एक समान विदेश नीति होनी चाहिए। तो जो देश है उनकी एक समान विदेश नीति है। सुरक्षा नीति बहुत मजबूत है इनकी, ताकि कोई भी शांति व्यवस्था को यहाँ पे खत्म ना कर सके। आंतरिक जो मामले हैं वो न्याय से जुड़े हुए हैं ताकि इन्हें आसानी से आपस में बातचीत करके सुलझाया जा सके, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। इसकी जो मुद्रा है यूरो, जो राजनीतिज्ञ है उनका मानना यह है कि अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। अगर ये जैसे विकास कर रही है
वैसे विकास करती चली गई। तो उसके बाद जब यूरोपीय संघ शुरू में बना था 1993 में, तब इसका जो सकल घरेलू उत्पाद था वो था 12,000 अरब डॉलर। लेकिन यही अगले हम कह सकते हैं कि अराउंड 20 सालों में, अगले 20 सालों 20 से 23 सालों में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आर्थिक तौर पे बन गई थी, जिसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना था 17,000 अरब डॉलर, जो कि अमेरिका के लगभग बराबर था। यानी कि 1933 के बाद इसका जो एक बड़ा हुआ सकल घरेलू उत्पाद था, जो कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी गई, कब 2016 में। ठीक है, अब इसमें ये जो यूरोपीय संघ है ये विश्व व्यापार के रूप में भी अमेरिका से ज्यादा 3 गुना योगदान देता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के व्यापार की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूरोपीय संघ अमेरिका से ज्यादा निकल जाते हैं। यानी कि अमेरिका अगर 30 रुपए का व्यापार करता है तो यूरोपीय संघ 90 रुपए का व्यापार करता है। ठीक है, जो कि लगभग कितना है यूएनओ में योगदान, यानी कि बेसिकली डब्ल्यूटीओ में वो है 22%। विश्व व्यापार संगठन हो गया, साथ ही साथ ऐसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो संगठन है, इवन अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है उसके निर्णयों को भी ये प्रभावित करती है। ठीक है, अब एक विशेषता इसकी और आती है। यूरोपीय देशों ने क्या किया, साझा कृषि की नीति को अपनाया, जिससे क्या हुआ, साझा कृषि नीति को अपनाने से देश जो थे वो खाद्यान्न संपन्न हो गए, अकाल की स्थिति खत्म हो गई और व्यापार भी तेजी से बढ़ने लगा। तो ये सभी पॉइंट्स हैं यूरोपीय संघ की विशेषताओं में, आप सभी के सभी पॉइंट यहाँ पे इजीली लिख देंगे। ठीक है, अब यूरोपीय संघ की कुछ कमियों को समझते हैं। इनकी विशेषताओं के बाद में कमियां तो जरूर होंगी। तो सबसे पहला तो क्या है, इनके पास अपना खुद का एक संविधान नहीं है। इनकी जो एक विदेश नीति और जो रक्षा नीति है वो कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ भी नजर आ जाती है। यूरोपीय संघ में कई जो नए सदस्य देश हैं उनका, वो यूरोपीय संघ में तो शामिल है ही, लेकिन वो एक अन्य सदस्य मतलब कि अन्य संगठन अमेरिकी गठबंधन में भी शामिल है, ये आ जाता है। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो जो मुद्रा है इसको लागू करने के प्रति नाराजगी है, जिसमें डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, ये यूरोपीय मुद्रा यूरो को नहीं मानते हैं और साथ ही साथ जो मॉसी ट्रिस्ट संधि है उसको भी नहीं मानते हैं। विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने के लिए यूरोपीय संघ की क्षमता बहुत ही सीमित है इस तरीके से। ठीक है, तो ये यूरोपीय संघ की कमियां हैं, अपना संविधान नहीं है, रक्षा नीति एक दूसरे के खिलाफ होती है, अन्य देश इसके जो अमेरिकी गठबंधन में शामिल हैं, यूरो मुद्रा को लेकर नाराजगी है, डेनमार्क स्वीडन ने मॉसी ट्रिस्ट संधि से मानने से मना कर दिया और मुद्रा यूरो को नहीं मानते हैं। विदेशी रक्षा मामलों में एक तरीके से इनकी क्षमता काफी कम है। तो ये पॉइंट है सोवियत जो यूरोपीय संघ है इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे क्लियर हो चुका होगा। यूरोपीय संघ का यहाँ पे गठन कैसे होता है। ठीक है, यूरोपीय संघ का गठन कैसे होता है, ये पॉइंट थे। इसके झंडे की क्या विशेषताएं हैं, यूरोपीय संघ की यहाँ पे जो विशेषताएं हैं वो क्या है, और यूरोपीय संघ की यहाँ पे कमियां क्या। ठीक है, देखो कोई भी अगर आपका क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप हमें इस पे इजीली मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब पहले तो देखो, क्वेश्चन में जाने से पहले हमें आसियान जो हमारा ये टॉपिक है इसके संबंध में कुछ पॉइंट आपको याद रखने होंगे। फॉर एग्जांपल, आसियान की फुल फॉर्म क्या है, तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में कहें तो दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके। मुख्यालय है इसका इंडोनेशिया जकार्ता में। आसियान के जो संस्थापक देश थे जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए थे वो थे 5। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। फिर इसमें अन्य और 5 देश शामिल हो गए। कौन कौन से, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो टोटल वर्तमान में कितने सदस्य हैं आसियान में, 10। ठीक है, उसके बाद कोई सा भी संगठन हो, उद्देश्य तो मैंने अभी आपको बता ही दिए हैं। जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य ये था कि आर्थिक विकास को तेज करें। जितने भी सदस्य देश हैं ये दसों के दसों देशों के बीच में आर्थिक विकास को तेज किया जाए। सभी देश आपस में एक दूसरे की सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को उनको प्राप्त करने में मदद करेंगे। कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, कभी उनके बारे में विरोध नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप लिख दोगे कि कानून के शासन को यहाँ पे और ज्यादा बढ़ाने की बात की गई है, इनके लोकतंत्र को बढ़ाने की बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र के जो नियम है इसके आधार पर वैश्विक शांति को बढ़ावा देने की बात की गई है।
कृषि, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में और ज्यादा से ज्यादा अधिक व्यापार को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात कही गई है। तो ये आसियान के उद्देश्य हैं जो कि इसकी सफलता के कारण भी बनते हैं। ठीक है, चलिए आसियान शैली क्या है? तो सिंपल सी बात है भाई, अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देना, सभी फैसले सर्वसम्मति के द्वारा लिए जाएंगे अथवा विवादों को बातचीत के द्वारा हल किया जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, आसियान में सम्मिलित जितने भी देश हैं इनके बीच में कभी भी टकराव नहीं होगा, आपस में सहयोग करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे जो है वो बढ़ावा देंगे। ठीक है, बढ़ावा देंगे और जो भी फैसले लेंगे वो हम वोट के हिसाब से लेंगे, सभी की सहमति से लेंगे, जो भी विवाद है उनको आसानी से बातचीत करके सुलझाएंगे। ये होती है आसियान शैली। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, स्थापना क्या है, इसका मुख्यालय क्या है, इंडोनेशिया जकार्ता में है, संस्थापक देश कौन है, बाद में कौन कौन से शामिल हुए, इसके उद्देश्य क्या है, आसियान शैली क्या है। तो बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पे इजीली मैंने समझा दिए, बहुत ही छोटे पॉइंट पे, है ना, समझ में आ गया होगा आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, अभी और भी छोटे छोटे पॉइंट हैं यहाँ पे, जैसे कि आसियान विजन 2022 क्या था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब क्या चल रहा है 2022, तो विजन ईयर 2020 क्या था? तो इसमें सम्मिलित देशों में लोकतंत्र की स्थापना करना, जितने भी देश इसमें शामिल हैं उन देशों में लोकतंत्र की स्थापना की जाए, अर्थव्यवस्था जो है इसकी उसे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाए, मुक्त व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। बेसिकली ये जो आसियान विजन 22 है, ये एक तरीके से क्या है, इसके उद्देश्य को ही थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना और अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना, बड़ी अर्थव्यवस्था से जोड़ना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, सिंपल है। फिर यहाँ पे आसियान के झंडे की बात आ जाती है। तो आसियान का झंडा कुछ इस तरीके का है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि ये जो धान की 10 वालियां दिख रही हैं, ये क्या दर्शाती हैं? ये दक्षिण पूर्वी एशियाई के 10 देशों को दर्शाती हैं। कौन कौन से देश 10 इसमें सम्मिलित हैं? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये इसमें शामिल है। ठीक है, और हाँ ठीक है, ओके, हाँ, ये जो चक्र है ये बेसिकली क्या है, आसियान की एकता का प्रतीक है। ये जो वृत्त आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये एकता के धागे में बंधे हुए इस तरीके से समझ, ठीक है। तो ये धान की 10 वालियां क्या समझाती हैं? 10 देश दक्षिण पूर्वी एशिया के जो आपस में मित्रता और एकता से बंधे हुए हैं, और वृत्त आसियान की जो एकता है उसका प्रतीक है। फिर यहाँ पे आसियान शिखर सम्मेलनों की बात आ जाती है। तो आसियान शिखर सम्मेलन में आप जो है वो 3 याद रखोगे। एक तो प्रथम, तो प्रथम कब हुआ था? 23-24 फरवरी को, कब? 1976 में। कहाँ पे? इंडोनेशिया वाली में, और इसके मेजबान नेता थे राष्ट्रपति सुहार्तो। दूसरा यहाँ पे जो है शिखर सम्मेलन हुआ था 14 से 5 अगस्त को 1977 में, मलेशिया कुआलालंपुर में, और इसके मेजबान नेता थे प्रधानमंत्री टन हुसैन। 35वां यहाँ पे हुआ था अक्टूबर-नवंबर 2019 में, थाईलैंड में। इसके मेजबान नेता अभी तक बताए नहीं गए कौन थे बेसिकली, ठीक है, तो जब बताया जाएगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। और वर्तमान में 2022 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ या नहीं हुआ है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो मैं आंसर पिन कर दूंगा वहां पे। तो आसियान के बारे में कुछ कुछ ये पॉइंट आप पहले याद रख लो। बेसिकली ये क्वेश्चन एक एक नंबर में, दो नंबर में पूछे जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पहले आपको बता दिए। अब जो क्वेश्चन आएंगे हमारे बड़े बड़े, उसे समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आसियान के 3 स्तंभ, इसकी रीढ़ की हड्डी है, सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, आसियान के जो 3 स्तंभ है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक जो भी हैं, उनको हमें यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है। तो 2003 में आसियान के सदस्य देशों ने शांति को बढ़ावा देने के लिए, निष्पक्षता, सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए, हस्तक्षेप इसको बढ़ावा देने के लिए, और राष्ट्रों के बीच में आपसी अंतर संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने की वचनबद्धता जाहिर करते हुए 2003 में फाइनली 3 स्तंभों की यहाँ पे स्थापना कर दी। कौन कौन से भाई? सबसे पहला स्तंभ यहाँ पे इन्होंने बताया आर्थिक, क्या क्या हो, देखो सबसे पहला, आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र इसको बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। अर्थात आसियान ने क्या किया, निवेश के संबंध में, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार के FTA, फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एसोसिएशन या फिर एरिया कह लो आप, इसको बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। विश्व की जो बड़े बड़े अर्थव्यवस्था है इनके साथ में संबंधों को और ज्यादा यहाँ पे अच्छा बनाने की कोशिश की गई। हालांकि आसियान जो है वो यूरोपीय संघ जैसा संगठन, अमेरिका का जो एक संगठन है उसके संगठन के मुकाबले ताकतवर तो नहीं है, लेकिन इसके आसियान के देशों के विकास की गति बहुत तेजी से हो रही है। और ऐसा माना जाता है
कि आर्थिक सहयोग की इसकी जो नीति है, इसे अपनाकर सभी देश आपस में सूचना, तकनीक, इसका आदान प्रदान आसानी से कर रहे हैं। तो ये है इसका आर्थिक स्तंभ। फिर यहाँ पे इसका जो आ जाता है सैनिक स्तंभ। तो सभी सम्मिलित देशों के बीच में शांति, सहयोग, भावनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देना और विवादों को सुलझाने के लिए इसका ये सैनिक स्तंभ कार्य करता है। 1980 में जैसे कि लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, जो कि बाद में आसियान में शामिल हुए थे, तो पहले इसमें था बेसिकली सैनिक या राजतंत्र, तानाशाही सरकार। तो आसियान ने अपनी सैनिक गतिविधि को अंजाम देते हुए यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की थी। ठीक है, आसियान के सदस्य देशों ने 2017 में म्यांमार में जो सैनिक शासन था उसे भी खत्म किया और म्यांमार भी फिर इसमें आसियान में सम्मिलित हो गया। और इसी सैनिक स्तंभ के संबंध में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। आसियान क्षेत्रीय मंच बेसिकली क्या है, जितने भी देश हैं आसियान में सम्मिलित, उन सभी देशों की सुरक्षा और उनकी विदेश नीतियों में तालमेल बैठाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है इसका सांस्कृतिक स्तंभ। तो सिंपल सी बात है, जितने भी देश हैं वो सभी क्या करेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को बढ़ावा देंगे, सभी देश एक दूसरे की संस्कृति का मान सम्मान करेंगे और कोई भी विवाद यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आसियान के बारे में जो स्तंभ है। तो 2003 में स्तंभों को बनाया इन्होंने। एक तो था आर्थिक स्तंभ, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पे था सैनिक स्तंभ, फिर तीसरा था यहाँ पे सांस्कृतिक स्तंभ। ये हो गया आसियान के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है आसियान के बारे में वो आ जाता है भारत और आसियान के संबंध। तो देखो, भारत और आसियान के संबंध जो हैं वो शुरुआत में तो पहले हम कह सकते हैं कि ठीक नहीं थे, क्योंकि संगठन को लेके भारत की इतनी कोई से इंपॉर्टेंस नहीं लगी। लेकिन धीरे धीरे भारत को इस चीज का एहसास हुआ कि हमें इस संगठन से संबंध अच्छे बनाने चाहिए। तो क्या किया इन्होंने, भारत ने आसियान के 2 देश, इवन जितने भी आसियान के देश हैं उन सभी देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश की, जिसमें से ये 2 देशों के साथ में सफल हुआ, सिंगापुर और थाईलैंड। इनके साथ में ये मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है और वर्तमान में मुक्त व्यापार भी कर रहे हैं और बाकी सदस्य देशों के साथ में भारत का ये समझौता है वो जारी है। ठीक है, 2010 से भारत आसियान जो है भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की, अर्थात 2010 में आसियान और भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी कि आसियान के देश और भारत जो है आसियान के देशों के साथ में मुक्त व्यापार कर सकेगा। उसके बाद भारत जो है वो आसियान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2002 से लगातार आयोजित करता आ रहा है। साथ ही साथ जहां भारत का आसियान के साथ में व्यापार 2015 में $65 अरब था, वहीं 2016-17 में ये 70 हो गया, यानी कि $5 अरब का व्यापार अगले ही साल यहाँ पे बढ़ जाता है, जो कि किसकी वजह से हुआ है, मुक्त व्यापार क्षेत्र की वजह से, मुक्त व्यापार समझौते की वजह से। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए कहा कि पूरब की ओर चलो। मतलब देखो, पहले नारा क्या था कि पूरब की ओर चलो, लेकिन इन्होंने संबंधों को और अच्छा बताते हुए क्या किया, नारा दिया कि पूरब के लिए कुछ करो। ठीक है, पूरब के लिए कुछ करना होगा। अनुमान है कि भारत और आसियान इसकी अर्थव्यवस्था अगर एक साथ मिलकर विकास करती रही तो आने वाले भविष्य में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकती है। ठीक है, तो ये है भारत और आसियान के संबंध। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आसियान के संबंध में जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। सबसे पहले तो आसियान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे, इसके उद्देश्य और इसकी शैली क्या थी। ठीक है, आसियान विजन, आसियान का झंडा, शिखर सम्मेलन, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए। फिर आसियान के जो स्तंभ थे, जैसे कि आर्थिक स्तंभ हो गया यहाँ पे, फिर अगला यहाँ पे सैनिक स्तंभ आ जाता है, फिर सांस्कृतिक स्तंभ आ जाता है, इन सभी को डिस्कस कर लिया। फिर इसके पश्चात यहाँ पे भारत तथा आसियान के जो संबंध है इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी भी कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है चीन के संबंध में। अब इस चीन से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकलते हैं, चलिए समझिए। देखो, चीन के आजादी के पश्चात शुरुआती दौर में इसके विकास का एक रास्ता तैयार हुआ। वो रास्ता कैसा था, सिंपल सी बात है, चीन को जब आजादी प्राप्त होती है तो इसका शुरुआती दौर कैसा होता है ये बताना। तो बेसिकली देखो, 1 अक्टूबर 1949 या फिर हम कह सकते हैं 1 अक्टूबर 1949 को चीन में चीनी क्रांति के पश्चात पूंजीवाद को खत्म करके साम्यवाद की स्थापना की गई। इस साम्यवाद की स्थापना के साथ ही
जो चीन के नेता थे इन्होंने क्या किया, पूंजी को कृषि से निकाल के उद्योगों के विकास में लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि उद्योगों के विकास से विकास जो है वो तेजी से प्राप्त किया जा सकता है। अब उद्योगों में जब इन्होंने पैसा लगाना शुरू किया तो विकास तेजी से होने भी लगा, यानी कि इनकी एक मजबूत अर्थव्यवस्था उठ खड़ी हुई, जिसमें नागरिकों को यहाँ पे रोजगार दिया जाने लगा था। लेकिन फिर भी जब इसने साम्यवाद की स्थापना की, अर्थात इसने अपने आप को विश्व से काट लिया था, तो सिंपल सी बात है इसका विदेशी व्यापार नहीं था, तो विदेशी व्यापार नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है जो विदेशी मुद्रा है वो भी इसके पास नहीं थी, तो ये व्यापार कर नहीं पा रहा था वैसे। तो इसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय कम हो रही थी। इसने क्या किया, उद्योगों का विकास करने के साथ साथ ही नागरिकों को अधिक शिक्षित करने की कोशिश की, और इसने बहुत सारे देशों में भेजा, वहां से ज्ञान लेकर चीन में वापस बुलाया, ताकि चीन में और उद्योगों को अधिक तेजी से विकसित किया जा सके। नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई, लोगों को रोजगार प्रदान किए गए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साम्यवाद की स्थापना करके उद्योगों के विकास पे बल दिया, नागरिकों को शिक्षा प्रदान की, स्वास्थ्य सुविधाएं दी, लोगों को रोजगार इसने प्रदान किया। अर्थव्यवस्था का विकास जो था वो बहुत तेजी से हो रहा था, लगभग 5 से 6% के आधार पे, यानी कि अर्थव्यवस्था चीन की बहुत ही तेजी से विकसित हो रही थी। लेकिन हमें पता है कि अभी वर्तमान में अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड में चाइना नंबर 1 पे आता है और सेकंड पे आता है इंडिया। तो इस संबंध में चाइना की जो पॉपुलेशन थी इस 1950 के दशक में बहुत तेजी से बढ़ी, तो उसने इस विकास के मार्ग को गतिरुद्ध कर दिया, यानी कि विकास को रोक दिया बेसिकली। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, शुरुआती दौर कैसा था, शुरुआती दौर बेसिकली विकास वाला भी रहा है और ये विकास अवरुद्ध वाला भी रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, चीन ने जो अर्थव्यवस्था अपनाई, कौन सी, उदारवादी अर्थव्यवस्था, उसने कैसे विकास किया, सिंपल सा ये बताओ। तो चीन द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया? बेसिकली देखो, चीन ने जब उसे लगा कि यहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अब बहुत ज्यादा गतिरोध हो रही है, कमजोर हो रही है, तो इसने इस साम्यवाद को यहाँ पे खत्म करते हुए क्या किया, मतलब खत्म तो नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा साइड में करते हुए अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। अर्थात इसने देखा कि हम अर्थव्यवस्था को जो है पहले चरण में इस पे ध्यान देंगे, दूसरे में इस पे, तीसरे पे इस पे, चौथे पे इस पे, इस तरीके से इसने एक चरण के रूप में यहाँ पे इसको खोला 1972 में। एकांतवास खत्म कर दिया, अर्थात इसने जो अपने आप को पूरी दुनिया से काट रखा था, विदेशी व्यापार नहीं करता था, उसको इसने खत्म किया 1972 में। इसी को लेकर यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, इन्होंने कृषि के संबंध में, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंध में 4 प्रस्ताव रखे कि इसके लिए हमें आधुनिकीकरण करना चाहिए, जिससे देश का विकास अधिक तेजी से होगा। और बाद में चल के आगे चल के इस पे अमल भी किया गया, जो कि बहुत तेजी से विकसित करने का एक मार्ग हमारे सामने प्रशस्त करता है। एकांतवास यहाँ पे खत्म हुआ 1972 में, प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा ये जो प्रस्ताव रखे गए। फिर तीसरा आ जाएगा खुले द्वार की नीति। ठीक है, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा है खुले द्वार की नीति 1978। तो उस समय चाइना के जो तत्कालीन नेता थे जिनका नाम था देंग शाओपिंग, इन्होंने चीन में आर्थिक सुधारों को और ज्यादा मजबूत करते हुए खुले द्वार की नीति की घोषणा की, जिसके तहत विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, विदेशी कंपनियां जो थी वो चीन में आने लगी, विदेशी व्यापार होने लगा, विदेशी पूंजी मिलने लगी, प्रौद्योगिकी निवेश होने लगा, लोगों को और अधिक तेजी से रोजगार मिलने लगा। इसकी अर्थव्यवस्था जो पहले सरकार मूलक थी, केवल सरकारी उस पर हस्तक्षेप करती थी, अब वो एक बाजार मूलक अर्थव्यवस्था बन गई थी, अर्थात जिसमें बाजार अब अपना पैर जमा रहे। यहाँ पे कुछ और चीजों के यहाँ पे इन्होंने समाप्ति की, उसकी शुरुआत की, जैसे कि इन्होंने कृषि में निजीकरण कर दिया, क्योंकि देखो निजीकरण का मतलब हो गया ये कि इस देखो, एक तो क्या है, ये है पब्लिक सेक्टर और ये है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये प्राइवेट है और ये है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या था, कृषि जो थी वो 5-7 लोग मिलकर करते थे, तो यहाँ पे उत्पादन को लेके उतनी मंशा नहीं होती थी। लेकिन किसी चीज को आप प्राइवेट कर दे दो तो वो बंदा पूरी कोशिश करता है कि भाई जितना हो सकेगा मैं इससे जो है प्रॉफिट कमाऊंगा। तो वही चीज यहाँ पे दर्शाई गई है, सिंपल सा। तो कृषि का निजीकरण कर दिया गया, जिससे कि ग्रामीण आय में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होती है और खाद्यान्न संकट यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं समाप्त हो जाता है। आगे चीन ने व्यापार के लिए नए कानून बनाए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की यहाँ पे इसने स्थापना की, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके द्वारा विदेशी व्यापार को और ज्यादा विकास दिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, कौन कौन सा,
इसने चीन ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? सिंपल सी बात है, उदारवादी अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि या तो चीन की विशेषताएं बताओ, ठीक है, या तो चीन की विशेषताएं बताओ, या तो चीन के द्वारा जो उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई इसकी विशेषताएं बताओ। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, चीन की विशेषताओं के बारे में, और ये जो इसकी अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में हर एक पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सभी पॉइंट आप इसके अर्थव्यवस्था के विकास में भी लिख देंगे, ठीक है, इसकी चीन की विशेषताओं में भी लिख देंगे, उदारवादी अर्थव्यवस्था के इसमें भी लिख देंगे, हर एक पॉइंट, ठीक है। चलिए देखिए और क्या क्या लिख सकते हैं। तो चाइना जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, जो कि बहुत तेजी से विकसित हो रही है। अभी आप कहोगे कि सर आपने जो है अभी शायद यूरोपीय संघ के बारे में बताया था, है ना, तो वो तीसरी अर्थव्यवस्था थी, तो ये दूसरी हो रही है, पहली अमेरिका है, ऐसे ऐसे करके कितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं सर? तो देखो बेसिकली एक टाइम पीरियड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वर्तमान में अगर हम बात करें तो चाइना दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जा रही है, जो कि तेजी से विकसित हो रही है। चाइना एशिया का एक सबसे बड़ा व्यापारिक देश यहाँ पे माना जाता है। विश्व में लगभग 80% इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो केवल चाइना अकेले ही निर्यात करता है, बनाता है और निर्यात करता है। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा इस्पात और सीमेंट उत्पादक देश भी है। साथ ही साथ चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त है 36 अक्टूबर 1971 को मिली थी, किसके द्वारा? अमेरिका की सहायता से। साथ ही साथ इसके पास विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा भंडार है। तो वर्तमान में आपने ये भी देखा होगा कि चाइना किसी देश को कर्जा देता है और वो देश अगर कर्जा नहीं चुका पाता है तो वो उसके क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है और वहां पे अपनी बस्तियां बसा देता है। दुनिया के बड़े बड़े संगठन फॉर एग्जाम्पल G20, WTO, सुरक्षा परिषद, इन सभी के सदस्यता इसे प्राप्त है। साथ ही साथ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिस प्रकार चीन अभी वर्तमान में विकास कर रहा है, अगर विकास की रफ्तार यही रही तो 2040 तक ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी। तो ये है चाइना की विशेषताएं, ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। तो आप इसे चाइना की विशेषताएं भी कह सकते हो, आप इसे चीन के द्वारा जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई है उदारवादी अर्थव्यवस्था, ये भी कह सकते हो। डज मैटर कि आपको समझ में किस तरीके से आता है। बड़ी अर्थव्यवस्था है, व्यापारिक देश है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात होता है, इस्पात सीमेंट का उत्पादक है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है, विशाल मुद्रा भंडार है, G20 सदस्य है और WTO के यानी कि जो वर्ल्ड लेवल पे संगठन उनके सदस्य हैं। साथ ही साथ 2040 तक का अनुमान है ये नंबर 1 पे आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी चीन के द्वारा, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? मतलब विशेषताएं तो हमने देखी नहीं, अब इसकी कमियां देखिए या फिर नकारात्मक परिणाम भी कह सकते हैं। तो पहला है बेरोजगारी में वृद्धि। बेरोजगारी में वृद्धि एवं जो महिलाएं हैं उनके कार्य करने की स्थिति में कमी। बेसिकली देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि चीन के जो बड़ी बड़ी ये जो कंपनियां आई, इन कंपनियों की वजह से जो छोटी छोटी कंपनियां कुटीर उद्योग थे वो खत्म हो गए, तो बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी। महिलाएं जो कार्य करती थी इन छोटे उद्योगों में वो भी खत्म हो गए। अब उन्हें जिन फैक्ट्री में कार्य करना पड़ता है वहां पे इनकी दशा काफी दयनीय हो जाती है। एक आंकड़ा है जिस आंकड़े के अनुसार लगभग 10 करोड़ लोग चीन में बेरोजगार थे, ठीक है, यानी कि हम कहें तो 10 से 15% की जनसंख्या के 10 से 15% जनसंख्या यहाँ पे बेरोजगार बैठी हुई है। दूसरा है यहाँ पे आर्थिक असमानता। अब ये क्या थी भाई? तो विदेशी कंपनियों की वजह से कुटीर उद्योग खत्म हो गए। इसका फायदा केवल किसे मिला? व्यापारी लोगों को, धनी वर्ग को मिला था, जिससे समाज में एक वो तबका जो डेली का 10,000 रुपए कमाता है। देखो बेसिकली मैं हर एक महीना जब भी आर्थिक असमानता की बात आती है यही पॉइंट देता हूँ कि एक व्यक्ति वो है जो डेली का 10,000 कमा रहा है, एक व्यक्ति वो है जो 10 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि एक सही से थीम बैठ जाती है, ठीक है। उद्योगों की स्थापना के कारण पर्यावरण अधिक प्रदूषित होने लगा था। राजनीतिक लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार यहाँ पे बढ़ता जा रहा था, जिसका विरोध भी नागरिकों के द्वारा किया जाता था। ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था के मॉडल के बारे में ये पॉइंट आप यहाँ पे इजीली लिख दोगे, ठीक है। तो चाइना के संबंध में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि चाइना का शुरुआती दौर कैसा, ठीक है। तो शुरुआती दौर में जब इसे आजादी मिलती है तो इसने साम्यवाद को खत्म करके सॉरी पूंजीवाद को खत्म करके साम्यवाद को अपनाया। उद्योगों के विकास पे ज्यादा बल दिया, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी मजबूत होने लगी थी और नागरिकों को शिक्षित किया गया, स्वास्थ्य सुविधा दी गई, रोजगार दिया गया और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ में इसके विकास को रोक दिया था इसने, ठीक है।
फिर इस संबंध में 1972 में इसने अपना एकांतवास खत्म किया। प्रधानमंत्री चाउन के द्वारा जो कुछ आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे गए थे, खुले द्वार की नीति अपनाई, सार्वजनिक कृषि की समाप्ति कर दी, व्यापार के लिए नए कानून बनाए गए। उसके बाद चाइना की विशेषताएं यहाँ पे आ गई, बड़ी अर्थव्यवस्था है, व्यापारिक देश है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इस्पात संयंत्र उत्पादक देश, रक्षा परिसर, विशाल मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर जो देश हैं 2040 तक का अनुमान, ये सारी चीजें। तो इसके बाद यहाँ पे कमियां आ जाती हैं, बेरोजगारी में वृद्धि हो गई थी, आर्थिक असमानता आ गई थी, उद्योग और पर्यावरण प्रदूषण, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अब चाइना के संबंध में एक क्वेश्चन और बनेगा, भारत और चाइना के संबंध। देखो, इसको आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें और अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटे से पॉइंट में आप समझो कैसे। तो जब 1949 में चीन को आजादी प्राप्त होती है, मतलब हाँ, 1 अक्टूबर, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, 1 अक्टूबर 1949 को जब चीन को आजादी प्राप्त होती है, तो भारत के द्वारा चीन को मान्यता प्रदान की जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। शुरुआत में चाइना जो था उसके लिए भारत के द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि हिंदी लोग और चीनी लोग आपस में भाई भाई हैं, ये नारा काफी ज्यादा लोकप्रिय रहा था। लेकिन यहाँ पे विवाद शुरू हुए कब, भारत के द्वारा जब 1959 में दलाई लामा को शरण दी गई, तो चाइना ने कहा कि पंचशील का आप ये उल्लंघन करो। पंचशील एक समझौता था जो भारत और चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है, तो चाइना ने कहा कि आपने हमारे दुश्मन को दलाई लामा को शरण दी है, जो कि पंचशील समझौते का यहाँ पे उल्लंघन है, जिसको देखते हुए 1962 में भारत और चाइना का यहाँ पे युद्ध हो गया। भारत और चाइना के बीच में ये क्या कर रहे हैं, ये हम विवादों को यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, अभी हम फिर अच्छे संबंध उनको समझेंगे। तो एक तो 1962 का युद्ध हो जाएगा, दूसरा भारत और चाइना के बीच में जम्मू कश्मीर की सीमा को लेकर, आक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है नेफा, इसको लेकर विवाद है। 1998 में परमाणु हथियार परीक्षण को लेकर कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर इसे सही ठहराया। साथ ही साथ 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की एक श्रृंखला यहाँ पे शुरू कर दी गई। सिंपल सी बात है भाई, पहले तो शुरुआत जब हुई थी तो हिंदी चीनी चीनी भाई का एक नारा काफी लोकप्रिय हुआ, लेकिन ये खत्म तब हो गया जब भारत के द्वारा 1959 में दलाई लामा को शरण दी गई, तो चाइना ने कहा कि भाई आप पंचशील समझौते का उल्लंघन कर रहे हो, तो 1962 में क्या हुआ, युद्ध हो गया। जम्मू कश्मीर है, चाइना का कुछ जो एरिया लगता है उसको लेके कहता है कि ये हमारी सीमा है। अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश का नेपा इसको लेके कहता है। भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया है उसका लोगों ने परीक्षण देशों ने मतलब हम कह सकते हैं कि क्या होता है जिसे हम साइड लेना कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं भूल भी गया उसको। बेसिकली उचित ठहराया कि हाँ ये सही किया है। ठीक है, तो इन विवादों को सुलझाने के लिए भारत और चीन ने आपस में विवादों को सुलझाने के लिए 1981 से वार्ताओं की श्रृंखला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपस में बातचीत करने की एक श्रृंखला शुरू कर दी। तो इस बातचीत की श्रृंखला शुरू करने में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, विवादों के मामलों को सुलझाया, जैसे कि विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला, अर्थात विदेशों में ऊर्जा जो है इसको लेके कौन कितना व्यापार करेगा, कितना सौदा कर सकता है, उसको लेके जो विवाद था उसको सुलझाया। तो दिसंबर 1988 में राजीव गांधी के द्वारा चीन का दौरा किया गया, टकराव टालने, सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए साझा रणनीति को अपनाया गया। दोनों देशों ने आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बहुत ज्यादा परस्पर सहयोग किया है। व्यापार के लिए सीमा पर इन्होंने 4 पोस्ट खोलने की बात की है ताकि व्यापार को आसानी से बढ़ाया जा सके। देखो इसमें 3 चीजें हैं, कौन कौन सी, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में परस्पर सहयोग, और व्यापार के लिए 4 पोस्टों को खोलना। परिवहन और संचार मार्गों में बढ़ोतरी की जाए ताकि व्यापार और अच्छा किया जा सके, समान आर्थिक हित को बढ़ावा दिया जाए। 1999 में भारत और चीन के बीच का व्यापार जो था वो उससे पहले से ज्यादा बढ़िया था, यानी कि 30% सालाना बढ़ रहा था। 1992 में भारत का चाइना के साथ में व्यापार था 33 करोड़ 80 लाख का। वहीं ये 2017 में हम कह सकते हैं कि अराउंड 25 साल बाद ये टोटल जो है 25 नहीं यार 15 हो ना, नहीं 15 भी नहीं, 92 2 12, हाँ 25 साल बाद लगभग 84 अरब डॉलर का द्विपक्षीय का मतलब क्या है, चाइना की तरफ से और इंडिया दोनों की तरफ से मिलाकर जो व्यापार था वो था 84 अरब डॉलर का, यानी कि डबल हो गया। ठीक है ना, डबल से भी हम कह सकते हैं कि 250% बढ़ गया था। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे इस पॉइंट को। उसके बाद चीन के यहाँ पे जो राष्ट्रपति थे
जिनका नाम था शी जिनपिंग। इन्होंने 2014 में भारत का दौरा किया। तो इसी को देखते हुए 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन का दौरा किया था। ठीक है, तो भारत और चीन के संबंधों का वर्णन कीजिए। ये यहाँ पे हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है और मैं आशा भी करता हूँ आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था, एक सेकेंड, टॉपिक क्या था हमारा, हाँ, सत्ता के नए केंद्र का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सबसे पहले हमने देखा यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया, यूरोपीय संघ के झंडे, एक सेकेंड देख लो, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ सब कुछ। पहले हमने देखा यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया, इसके बारे में, इसके झंडे की विशेषताएं क्या हैं, यूरोपीय संघ की यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं निकल के सामने आती हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ की यहाँ पे क्या क्या कमियां आती हैं। दूसरा हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया था आसियान के बारे में। तो आसियान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर इसके बाद इसके उद्देश्य और इसकी आसियान शैली, फिर आसियान विजन 2020 क्या था, आसियान के झंडे की विशेषताएं और आसियान शिखर सम्मेलन। इस संबंध में एक अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था, आसियान के 3 स्तंभ, पहला था आर्थिक, ठीक है, दूसरा था हमारा यहाँ पे सैनिक और तीसरा था सांस्कृतिक। इस संबंध में एक क्वेश्चन ये था, भारत तथा आसियान के संबंधों का हमें यहाँ पे वर्णन करना था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर यहाँ पे हमारा तीसरा टॉपिक था चीन के बारे में। तो सबसे पहले चीन जब आजाद होता है तो उसने किस तरीके का रास्ता अपनाया उसके बारे में, और फिर इसने अपने एकांतवास को कैसे खत्म किया, ये जो पॉइंट है इसको हमने डिस्कस किया। फिर चीन की यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं या फिर उदारवादी अर्थव्यवस्था की यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं, ये हमने डिस्कस की थी, और इस संबंध में इसकी क्या नकारात्मक परिणाम निकले थे ये देखा। फिर भारत और चाइना के बीच में शुरू में संबंध ठीक थे, फिर बाद में ये विवादित बन गए, इसको लेकर फिर वार्ताओं की श्रृंखला शुरुआत की गई, फिर इन विवादों को सुलझाया गया, कैसे कैसे विवाद सुलझे ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो फाइनली टोटल 36 मिनट 55 सेकेंड, यानी कि हम कह सकते हैं 37 मिनट में हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। देखो, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।